सो टुडे विल बी डूइंग रिवीजन, ठीक है। चैप्टर 1 में से एक तो मोलालिटी वाला टॉपिक रह गया था और फिर थोड़ा रेजोनेंस में भी प्रॉब्लम आ रही है। अभी जो मैंने रिसेंटली चैप्टर 4 और चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट लिया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन डाले थे, उसमें परनीता अपने N2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव का जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया, वो अब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, तो 1s2 2s2 2p3। तो N2 नेगेटिव का क्या मतलब है? उसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया ना। तो आपने एक नाइट्रोजन में तो 2p में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने थे। आपके दोनों N2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर गलत आ रहा है। और आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने तो सबको बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और एक क्वेश्चन था कि ड्रॉ द शेप ऑफ, तनवीर नो टॉकिंग, ड्रॉ द शेप ऑफ XeF4 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। जब मैंने आपको क्लियरली बोला हुआ है कि वेस्पर थ्योरी का मतलब ही यही है कि सबसे पहले अगर आपको XeF4 की शेप बनानी है तो सबसे पहले आप लोन पेयर काउंट करोगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर। तो जीनॉन नोबल गैस फैमिली है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, बॉन्ड ये 4 बना रहा है। 4/2 2 इसके लोन पेयर आ रहे थे। सेकेंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसके कितने हो जाएंगे? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 2 है, बॉन्ड ये 4 बना रहा है, दैट मीन 6। नाउ अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी वेन एवर द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 6 द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये बनती है। अब तनवीर ने भी क्या किया हुआ है कि 2 लोन पेयर की प्लेसमेंट इधर करके शेप सीसो बना दी है। आई हैव टोल्ड यू कि ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल्स ही 90 होते हैं। वो तो हमें लोन पेयर इधर तब रखने होते हैं जब इक्वेटोरियल बॉन्ड हो, यानी कि एंगल 120 हो। अब इसमें तो ऑक्टाहेड्रल के ये वाले एंगल्स भी 90 डिग्री हैं, ऊपर नीचे वाले भी 90 डिग्री हैं। तो इसमें लोन पेयर की प्लेसमेंट ऊपर और नीचे करनी थी। और जो 4 बॉन्ड थे XeF4 के, तो ये शेप स्क्वायर बन रही थी। तो तनवीर का मेरे को इसीलिए याद है क्योंकि अभी जस्ट मैं इसका पेपर ही चेक कर रही थी, बट काफ़ी सारे बच्चों ने ये गलती करी हुई है। दे हैव प्लेस्ड द 2 लोन पेयर्स हियर। जब शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है ना, जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आते हैं? 5। तो 3 ट्राइंगल में होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो ट्राइंगल में रखने होते हैं क्योंकि ट्राइंगल का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। अब जब आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देख रहे हो, ऊपर नीचे वाले एंगल भी 90 हैं और बीच वाले एंगल भी 90 डिग्री हैं। तो सिमेट्री से ऑब्वियसली 2 लोन पेयर्स शुड बी केप्ट अप एंड डाउन, क्योंकि अगर आप बीच में रखोगे तो वो सिमेट्रिकल पोजीशन नहीं बनेगी। और परनीता आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आपने तो सिंपल क्या किया है, ना आपने लोन पेयर निकाले ना आपने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाले हैं। आप XeF4 की शेप कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हो? पहले आप इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बना रहे हो। स्केलेटल स्ट्रक्चर में आपने क्या किया? 4F को ऐसे रख दिया और फिर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर रहे हो कि जीनॉन में 8 होते हैं, फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर है। परनीता फिर आई डोंट नो, मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि मैंने या तो नव्या का था पेपर, चलो दैट आई विल सी, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर ड्राइंग द स्केलेटल स्ट्रक्चर। मैं वही तो बोल रही हूँ, अगर मेरे हिसाब से नहीं करोगे तो यू विल गेट कन्फ्यूज। तो मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि वहाँ लिखा हुआ है कि ड्रॉ द शेप ऑफ XeF4 ऑन वेस्पर थ्योरी। द मोमेंट यू हियर द वर्ड वेस्पर थ्योरी, आपको पहले लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं। लोन पेयर कैलकुलेट करने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आएंगे तो ज्योमेट्री लीनियर है, 3 आएंगे तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर है, 4 आएंगे तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। सारा प्रोसीजर ही काम करने का आपको पता लग जाएगा वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी में आप स्केलेटल स्ट्रक्चर बना रहे हो और इलेक्ट्रॉन काउंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हो। हाउ विल यू गेट मार्क्स? सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है तो कैसे स्ट्रक्चर प्रोसीड करना है, कैसे आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करने हैं। और अगर आपको नॉर्मली स्ट्रक्चर बनाना है, लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना है कि अपने अंदाजे से 4F हैं तो Xe के अराउंड 4F रख दो। So there is a lot of difference. You will lose marks. उसके बाद मैंने कुछ टेस्ट चेक करे हैं, उसमें डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं पता। ये तो बेसिक चीज़ें हैं।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द ऑर्बिटल फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। जब एक मॉलिक्यूल बनता है, मैंने आपको बताया था H2 मॉलिक्यूल बनता है, तो दोनों एटम्स एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। 1s और 1s मिला के क्या बनाते हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। संयम का आंसर बहुत अच्छा है। इसने क्लियरली बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन एन एटम एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इन अ मॉलिक्यूल। फिर इसने बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। सिग्मा को बॉन्डिंग बोलते हैं, सिग्मा स्टार को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन था, किसी बच्चे ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल को जस्टिफाई नहीं किया। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ, ਅੱਜ ਹੀ ਵੰਡਣੀ, ਅੱਜ ਵਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵਾਰ। चल आ जाऊंगी, लेकिन 2-2 घंटे लिए नहीं आवांगी, क्योंकि वारते की रोटी भी खानी है, थकावट भी हो जाती है। किन्ने बजे आवां, 6 बजे? चल ठीक है, आ जाऊंगी। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैं वही बोल रही थी, अभी आज +2 में मुक्कत वालों का भी पेपर हुआ है। आई हैव सीन कि अगर किसी बच्चे ने नोट्स, इट्स नॉट अबाउट मुक्कत, मैं एक रेफरेंस इसीलिए दे रही हूँ, नहीं तो आज 11th में DPS का भी पेपर हुआ है। जो पेपर्स को मैं देख रही हूँ, पटेल इज़ एन एक्सेप्शन, अलग बात है, बट इन टोटलिटी अगर आप किसी भी स्कूल में, अगर आपने बेसिक्स अच्छे से कर रखे हैं ना, अब जैसे एक चैप्टर होता है +2 में कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में 2 थ्योरीज होती हैं, एक होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और एक होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसे तुम्हारी वेस्पर थ्योरी है। तो मैंने बच्चों को क्लियरली बोल रखा था कि इस चैप्टर में से ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और VBT पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बच्चा मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि मैम मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैं कहा तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा, जो मेन क्वेश्चन CFT का आया वही तुमसे नहीं हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? समटाइम्स यू जस्ट गो इन दैट मच ऑफ डीप, आप इतनी डीप में चले जाओगे, आप चैप्टर भी पढ़ रहे हो, आप NCERT के क्वेश्चन भी कर रहे हो, आप कंसेप्चुअल भी कर रहे हो, और जो मेन क्वेश्चन आना है वो आपसे अटैम्प्ट नहीं हो रहा। तो पहले तो जो चैप्टर को आप पिक कर रहे हो, जैसे तुम्हारे केस में पता है कि चैप्टर 2-4 में MOT आनी है, लेकिन अब जब मैं आज टेस्ट चेक कर रही हूँ, N2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव की स्टेबिलिटी बतानी है। N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है, O2 नेगेटिव का 1.5 आ रहा है। मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर इफ द स्टेबिलिटी, बच्चों का बॉन्ड ऑर्डर ही गलत है। कितनी बार तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने सिखा दिए, 1s और 1f, 2s और 2s, 2p और 2p, गलत बना रखा है। जब आपको पता ही है कि एक MOT का क्वेश्चन आना है, वाई डोंट यू प्रैक्टिस दैट टॉपिक क्लियरली? आपको उसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्यों आप सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s में इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं कर पा रहे हो? वही केस हो गया ना, फिर पूरा चैप्टर पढ़ के चले गए, रेजोनेंस भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, मेन जो क्वेश्चंस आने हैं वो हुए ही नहीं पेपर में। व्हाट इज़ द फन ऑफ डूइंग सो मच? ऐसे एक और क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ NO3 नेगेटिव। अब NO3 नेगेटिव मैंने कराया हुआ है, और यू नो व्हाट, मैंने भी टेस्ट में डाला NO3 नेगेटिव का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और आज जो DPS का क्वेश्चन पेपर आया उसमें भी रेजोनेंस NO3 नेगेटिव का डाला हुआ है। फिर अब गलती क्या करें, मैंने अभी तो मैंने सारे पेपर चेक ही नहीं करे, जितने चेक करें उसमें इतनी गलतियां निकल रही हैं। जब तुम NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना रहे हो, 3 ऑक्सीजन है, तो उसको ट्राइगोनल प्लानर में रखो ना, एक डबल आ रहा है, 2 सिंगल, ठीक है, फिर तुम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर रहे हो। तो ये बस इसमें करना ही क्या था, NO3 नेगेटिव में 3 ऑक्सीजन है, और अगर आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक डबल आता है, 2 सिंगल आते हैं। तो मैंने तुम्हें क्लियरली बताया हुआ है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते रहो। वैसे तो चेंज करने का भी तरीका है, मतलब यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये यहाँ आएगा, फिर यही यहाँ वापस चला जाएगा, मतलब एरो की मूवमेंट दिखानी है। बट मैंने तुम्हें बोला था कि अगर किसी को एरो की मूवमेंट नहीं आती है तो सिंपल डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलते रहना, एक बार ऊपर रख देना, एक बार लेफ्ट में रख देना, एक बार राइट में रख देना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब बच्चे NO3 नेगेटिव का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं,
मुझे एक बात बताओ, तुम स्केलेटल स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया। जब 3 ऑक्सीजन तुम रख रहे हो, विल दिस बी द स्केलेटल स्ट्रक्चर? विल इट बी अ ट्राइगोनल? क्या वो ट्राइगोनल नहीं दिखना चाहिए? वो आप 3 बॉन्ड जैसे भी बना दोगे, एक 90 डिग्री पे बना दिया आपने, तो वेस्पर थ्योरी गलत प्रूव कर दी। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि एटम ट्राइज टू कीप ऑल द एटम्स इन सच अ वे दैट दे गेट द मिनिमम रिपल्शन। आपने 2 को तो 180 पे रख दिया, 2 को तो इतनी दूर रख दिया, और बाकी 2 को 90 पे रख दिया। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये थोड़ा है कि जो तुम बेसिक्स है वही भूल जाओगे। रेजोनेंस सिर्फ ये थोड़ा है कि मूवमेंट ऑफ बाई बॉन्ड दिखानी है, आपने बेसिक स्ट्रक्चर तो सही बनाओ। अब बताओ इसके मैं क्या नंबर दूंगी आपको, अगर आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करी भी है, आपने मेन स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया। ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था एक में Ni2 पॉजिटिव का। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आर्गन 18 4s2 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल 4s से लूज कर भी देगा, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बताया? √n इंटू n प्लस 1, √2 इंटू 2 प्लस 1, 3 2 6, 2.8 समथिंग वैल्यू आ रही है। पीपल आर टिकिंग 8 पॉइंट समथिंग, हाउ? अब अगर किसी को यही नहीं पता कि निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है या कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती, तो आप 21 to 30 लर्न कर लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। साइंस टीचर विनीता चोपड़ा मैम, साइंस से स्कैंडियम, टीचर से टाइटेनियम, विनीता से वैनेडियम, चोपड़ा से क्रोमियम एंड MN से मैंगनीज। पहले 5 तो ऐसे याद हो जाते हैं, साइंस टीचर विनीता चोपड़ा मैम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। उसके बाद फीको, निकल, कॉपर, जिंक। फीको, फी मतलब आयरन 26, को फीको 27, निकल 28, कॉपर 29, Zn 30। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी कोई मुश्किल थोड़ा है। साइंस टीचर विनीता चोपड़ा मैम, फीको, निकल, कॉपर, जिंक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 30। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी बिल्कुल सेम है। आर्गन 18 4s2 तो सब में ही आएगा, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन तो सब में भरेंगे। अब अगर 21 है तो 3D में 1 चला जाएगा, 22 है तो 3D में 2, तो निकल पूछा था तो 3D में 8, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन D में जाएंगे। 27 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 4s2 3d 7, 26 है तो आर्गन 4s2 3d 6, 25 है तो आर्गन 4s2 3d 5। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, जो एटॉमिक नंबर है उतने डी में इलेक्ट्रॉन डाल दो। 25 है तो 5 डाल दो, 24 है तो 4 डाल दो, उससे पहले आर्गन 4s2 आएगा ही आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हमेशा याद रखो, अंडर द रूट n इंटू n प्लस 1। सच अ फेवरेट क्वेश्चन। मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत बार कैलकुलेट करने के लिए आती है और बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता होता। यहाँ पे n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 8 नहीं पुट करनी, यू हैव टू लुक फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो सबसे पहले सानिया का कल आपका भी मैसेज आया था कि मैम हाउ शुड वी स्टडी। See, you guys are from different school, different teachers have different mentality of putting the paper. But one thing I am telling you कि अगर आप अपने नोट्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखोगे, जिन टॉपिक्स पे मैं एम्फसिस करने के लिए कह रही हूँ, चाहे वो चैप्टर 4 का मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, चाहे वो रेजोनेंस वाला टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन वाला। अब हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक, मुझे एक बात बताओ, एसिटाइलिन की शेप पूछी है, एसिटाइलिन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पटेल में से डाले थे और पटेल जितना टफ पेपर किसी स्कूल में नहीं आता। अगर आप ये पेपर कर पाओगे तो आप इजी वाले तो कर। एसिटाइलिन का पहले तो बच्चों को पता ही नहीं होगा कि इट इज़ इथाइन, तो मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया था टेस्ट में। अब बच्चा क्या कर रहा है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है, 1s2 2s2, मैं 2s से बना रही हूँ, 2p2, ठीक है। फिर उसको एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से उसको एक्साइटेड स्टेट में भी लेके जा रहा है, ठीक है। 2s में 1 रह गया। अब मुझे एक बात हो, तो मैंने क्लियरली बोला था कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि ट्रिपल में बाकी 2 तो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल बनाएंगे। कितनी बार? अब हाइब्रिडाइजेशन बच्चा ऐसे शो कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में सारे डायग्राम सही बना रहा है कि कार्बन की और दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के
एच एच के साथ, बाकी दो वो वही दिखा रहा है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखा रहा है साइडवेज ओवरलैप करके। बट एक बात बताओ, अगर तुम ये दिखा रहे हो कि दो पी साइडवेज ओवरलैप करे, तो वो दो पी तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए ही नहीं थे। ये तो आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। आपका डायग्राम कह रहा है, आपका डायग्राम शो कर रहा है कि कार्बन इज sp, क्योंकि आप बाकी दो px और py वाले को साइडवेज ओवरलैप करवा रहे हो, मतलब px और py तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व ही नहीं हुए, लेकिन डायग्राम में आपने मिक्सिंग चारों को दिखा दी। what is it showing? It's showing that student is not clear with the concept because he is drawing the correct diagram, but उससे पहले वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिखा रहा है। यहाँ पे 2 मार्क्स में से 1 मिले, हाफ मिले, 0 मिले, मैं तो तीनों टीचर्स को सही बोलूँगी, जो 0 देगा वो भी सही है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि दिस डायग्राम इज ऑफ sp एंड यू आर शोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो आपने डायग्राम चाहे सही भी बनाया, इट इज़ ऑफ नो यूज़, है ना। तो यू नो चीज़ों की क्लैरिटी रखो। आपको ऐसे लगता है कि ऊपर ऊपर से चीज़ें पता है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत डीप जाओ, बट एटलीस्ट वॉट एवर यू आर डूइंग, यू नो, कोई भी चीज़ कर रहे हो उसको समझ के करो, उसको ढंग से करो। ये नहीं कि हबड़ा दबड़ी में ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया, और जब पेपर अटैम्प्ट करने गए आपने सारा वहाँ पे मतलब रॉन्ग कर दिया। वो दैट विल ऑल्सो शो कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। सो व्हेन आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग फ्रॉम ग्राउंड, आपको मैं हर चीज़ बेसिक से बता रही हूँ। अगर दिक्कत है, फास्ट हो रही हूँ, स्लो हो रही हूँ, टेल मी, यू आस्क मी अगेन एंड अगेन, बट डोंट डू रॉन्ग, गलत चीज़ें मत करो। और अभी तो ये देखो कुछ फ्यू पेपर्स मैंने चेक करे, अभी मैं सब पूरी क्लास के चेक करूँगी। देयर विल बी लॉट मैनी थिंग्स विच विल बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है। आप देखो क्या कर रहे हो। अब रेजोनेंस है तो वो गलत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के डायग्राम, NO2 नेगेटिव O2 नेगेटिव के डायग्राम नहीं बनाने आ रहे हैं। और कौन सा क्वेश्चन था एक, विच क्वेश्चन, थर्ड का बी। अमोनिया का स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल कितना होता है अमोनिया का, सबको पता है। NH3 में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल 109 से रिड्यूस होकर कितना हो जाता है 107। लेकिन वाटर में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन देते हैं, बॉन्ड एंगल और भी रिड्यूस होकर हो जाता है 104। तो आपको इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल सबसे छोटे से बड़ा, अब इसका 107 है, इसका कितना है 104। अब बच्चों ने H2S का भी 104 बताया है, क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि H2S इज सिमिलर टू H2O। जैसे H2S में H2O में 2 लोन पेयर हैं, H2S में भी 2 लोन पेयर होंगे, तो 2 लोन पेयर जब रिपल्शन देते हैं तो वो 109 को रिड्यूस करके 107। इसका मतलब ये है कि बुक स्टडी नहीं हो रही। अगर आपने बुक्स थोड़ी बहुत ही खोली हो तो वहाँ पे क्लियरली बताया कि ऑक्सीजन में भी 2 लोन पेयर होते हैं, बट 2 लोन पेयर जब रिपल्शन देते हैं तो बॉन्ड नज़दीक आके 109 से रिड्यूस होके कितना हो जाता है 104। लेकिन सल्फर इज़ अ बिगर एटम। अगर आपको पता हो कि ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर नीचे होता है ऑक्सीजन के, तो सल्फर इज़ अ बिगर एटम। जब बिगर एटम में आप सिनेरियो देखते हो तो जब 2 लोन पे रिपल्शन देते हैं तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा नज़दीक जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल एटम बड़ा है। जब सेंट्रल एटम बड़ा हो जाएगा तो बॉन्ड ज़्यादा नज़दीक भी चले जाएंगे, तब भी वो एक दूसरे को उतनी रिपल्शन नहीं देंगे। तो इस केस में बॉन्ड एंगल रिड्यूस होता 91.2 डिग्री है बस। चाहे H2S और H2O बिल्कुल सिमिलर हैं स्ट्रक्चर वाइज, उसके अंदर भी 2 लोन पेयर होते हैं, H2S के अंदर भी 2 लोन पेयर होते हैं, शेप भी सेम है, बेंट शेप, लेकिन उसका बॉन्ड एंगल सिर्फ 109 से कितना रिड्यूस हो पाया था 104 ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। अगर उससे बॉन्ड एंगल कम होता तो बॉन्ड पेयर आपस में ही रिपल्शन देने लग जाते,
तो लोन पेयर से दूर भागने की चक्कर में वो आपस में रिपल्शन ना देने लग जाएं, तो वो 104 पे आके स्टॉप हो गए। बट इस केस में हाइड्रोजन ज़्यादा नज़दीक जा सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर अगर उनको रिपल्शन देगा वो ज़्यादा नज़दीक क्यों जा सकते हैं, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ सल्फर। बड़ा साइज सेंट्रल एटम का बॉन्ड्स को ज़्यादा नज़दीक भी ले आएगा, तब भी उनमें उतनी रिपल्शन नहीं होगी। तो ये केसेस कुछ कुछ स्पेशल केसेस आपको पता होने चाहिए। तो सबसे छोटा था H2S, फिर H2O, फिर अमोनिया। तो बच्चों ने जिन्होंने H2O और H2S को इक्वल कर दिया, H2O और H2S को इक्वल कर दिया, उनको मैंने हाफ मार्क्स काट के 1.5 नंबर फिर भी दे दिए 2 नंबर में से, क्योंकि कंसिडरिंग कि चलो तुमने अमोनिया का बॉन्ड एंगल निकाल के दिखाया 107, फिर वाटर का भी बॉन्ड एंगल निकाल के दिखाया 104, फिर तुमने H2S को H2O का केस सिमिलर मान के उसको भी 104 दे दिया। तो चलो मैंने हाफ नंबर काट के वहाँ स्पेसिफाई किया है कि यू शुड नो दिस थिंग। जितनी भी एक्सेप्शंस होती हैं या जो भी आपके ऐसे अलग से केसेस होते हैं, आपको पता होने चाहिए। अब जैसे मैंने क्वेश्चन वो भी डाइपोल मोमेंट वाला भी कराया था ना, कि NH3 का स्ट्रक्चर भी पिरामिडल है और NF3 का भी पिरामिडल है, और फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो डाइपोल मोमेंट NF3 की कम क्यों है? दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, और स्ट्रक्चर सेम होने के बाद NF3 में तो फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि सबसे ज़्यादा खींचेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की डाइपोल मूवमेंट अगर ज़्यादा होती है, तो फिर ओवरऑल NF3 की डाइपोल मूवमेंट अमोनिया से कम क्यों होगी? ये केस मैंने करवाया था, एंड आई वाज लुकिंग इन द पेपर। आज DAV ने DPS में आया हुआ है, तो मैंने इसका आंसर आपको ये लिखवाया था कि NF3 जो है, जो डाइपोल मोमेंट होती है, दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आप एक NF के बीच में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखोगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन नाइट्रोजन और लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि लोन पेयर तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये वाली डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लोन पेयर वाली अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर आधा फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा हो, आधा फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा हो, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना। तो इसमें यही आंसर देना था कि NF3 में द डाइपोल मोमेंट ऑफ 3 NF बॉन्ड इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विच विल बी कैंसल्ड बाय द अपवर्ड डाइपोल मोमेंट। लेकिन अमोनिया में क्या है? अमोनिया में हाइड्रोजन तो पॉजिटिव है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की डाइपोल मोमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, और नाइट्रोजन और लोन पेयर की भी अपवर्ड में है। इसमें सारी डाइपोल मूवमेंट्स ही अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो ऐड अप हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी ना, क्योंकि सारी अपवर्ड 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 अपवर्ड। तो ओवरऑल अमोनिया की डाइपोल मूवमेंट NF3 से ज़्यादा आ जाती है। ये स्पेशल केस NCERT में एक बॉक्स बना के दिया हुआ है, केस ऑफ NF3 एंड NH3 डाइपोल मूवमेंट वाले में। और जब मैंने आपको डाइपोल मूवमेंट का टॉपिक रिवाइज करवाया था, मैंने स्पेशली ये केस आपके साथ डिस्कस किया था, एंड एज इट इज सेम क्वेश्चन आज DPS में है, एंड इट कुड बी इन एनी ऑफ द स्कूल एग्जाम। द पॉइंट इज व्हेन सच क्वेश्चंस विल नॉट कम इन योर एग्जाम, देन देयर विल बी नो रिग्रेट कि चलो पेपर कहीं से भी आया है। बट अगर वही चीज़ें जो क्लास में करवा रखी हैं वो एज इट इज स्कूल में आती हैं, एंड देन ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट, फिर तो रिग्रेट होगा ना कि कराई हुई चीज़ भी नहीं हमें आई। अगर कराई हुई नहीं आई, पेपर इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, पेपर इज़ लाइक टफ, तो चलो फिर, एंड इट इज़ टफ फॉर एवरीवन। अब मैं वही पटेल वाले बच्चों को बोलती हूँ कि अगर मुश्किल आता है तो सबके लिए मुश्किल है ना। इवन जो स्टूडेंट्स उनके स्कूल, खुद के स्कूल के टीचर्स के पास पढ़ते हैं, उनको भी नहीं आता होता, बिकॉज इफ इट इज़ टफ फॉर ऑल, है ना। और एक और चीज़ मैंने डाली थी, वो वाली एक जो मैं अभी बाल्मर सीरीज़ वाला क्वेश्चन करवा रही थी ना, कि गाइस बाल्मर सीरीज़ में आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n1 की वैल्यू तो 2 लेंगे क्योंकि बाल्मर सीरीज़ है। तो उसमें लिखा हुआ था कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि एनर्जी कम होनी चाहिए, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ट्रांजिशन अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट, मैंने शॉर्टेस्ट वाला कराया था। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि एनर्जी ज़्यादा। एनर्जी कब ज़्यादा होगी? जब N2 बहुत दूर से आ रहा है। तो मैंने तुम्हें बोला था कि N2 की वैल्यू क्या ले लेनी है,
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए तब वेवलेंथ निकलेगी जब उसके बीच की एनर्जी ज़्यादा होगी, और दो शेल के बीच में एनर्जी कब ज़्यादा होगी, जब दोनों शेल में गैप क्या होगा, ज़्यादा। तो कई बच्चे बोल रहे थे N3 3 ले लो। अगर आपने N3 3 ले लिया तो सेकेंड और थर्ड शेल में तो एनर्जी गैप कम होगा, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ तो क्या आ जाएगी, ज़्यादा, बिकॉज दे आर इन्वर्सली। बट क्वेश्चन में ज़्यादा वेवलेंथ नहीं कैलकुलेट करनी थी, क्वेश्चन में क्या निकालनी थी, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। दोनों में एनर्जी कब ज़्यादा होगी, जब दोनों शेल में डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा। मैक्सिमम कितना डिफरेंस ले सकते हो, N1 तो 2 ही लेना है, तो N2 को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या ले लोगे, इन्फिनिटी से तो ज़्यादा कुछ होता नहीं। नाउ व्हेन सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आई डाउट बट आई थिंक आई हैव सीन। ये देखो, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव आयन। सेम क्वेश्चन मैंने अभी टेस्ट में डाला था, वही नाइट्रेट आयन। ओजोन का तो वैसे भी स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन डाला था, ऑल द CO बॉन्ड इन कार्बोनेट आयन्स आर इक्वल इन लेंथ। जिन्होंने मेरा टेस्ट दिया है कि CO3 2 नेगेटिव में सारी बॉन्ड लेंथ सेम क्यों होती है, काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर लिखा, इट इज़ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इट इज़ बिकॉज ऑफ, क्योंकि CO3 2 नेगेटिव में 2 सिंगल होते हैं, एक डबल, बट डबल कभी उधर भी तो जा सकता है, कभी उधर भी तो जा सकता है। तो जिन बच्चों ने सिर्फ इतना भी लिखा है कि सारे बॉन्ड लेंथ सेम इसीलिए होते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, उनको भी मैंने पूरे नंबर दिए हैं। बट जस्ट लुक, सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, सेम, बाई चांस की बात नहीं होती। द थिंग इज कि टीचर ट्राइज टू गिव ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और वो वही आ जाते हैं। फिर आई शो यू जो मैंने अभी रिसेंटली ओपन नहीं हो रहा ये। So the question was, कैलकुलेट द वेव नंबर। अब वेव नंबर निकालना है तो मतलब पूरा 1/λ निकालना है। अगर लिखा होता कैलकुलेट द वेवलेंथ तो रेसिप्रोकल भी करना होता। ये भी मैंने बताया था कि कैलकुलेट द वेव नंबर बोला है तो मतलब 1/λ ही निकालना है, आपको रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी करवाई, ये भी चीज़ बताई थी, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट। अब लॉन्गेस्ट निकालनी है, लॉन्गेस्ट निकालनी है तो मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। कब एनर्जी कम होगी, जब दोनों में गैप क्या होगा, कम। तो N1 2 ले रहे तो N2 क्या लोगे, अब इससे ऊपर वाली। अब तुम ये नहीं कह सकते ना कि मैम आपने शॉर्टेस्ट वाला करवाया था, लॉजिक तो लगाओ। अगर शॉर्टेस्ट के लिए आप N2 इन्फिनिटी से ला रहे हो तो लॉन्गेस्ट के लिए क्या लाओगे, N2 उसके ऊपर वाला। तो बाल्मर सीरीज चार्ट 2 से होती है तो ऊपर वाली शेल क्या होगी, 3।
और 4 बाल्मर सीरीज़ ही है। बाल्मर सीरीज़ है तो याद करो कि N1 तो 2 ही लेना है। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्वेश्चन आता है जो कि मैंने करवाया था, या शॉर्टेस्ट वेव नंबर का क्वेश्चन आता है तो N2 इन्फिनिटी लेना है। लॉन्गेस्ट का आया क्वेश्चन में 1/λ कैलकुलेट करना है या लैम्डा कैलकुलेट करना है तो N2 3 लो। N1 तो फिक्स ही है बिकॉज वंस यू हैव रिटन बाल्मर तो N1 इज 2, क्योंकि बाल्मर सीरीज़ का मतलब ही यही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपर वाली शेल से जंप करके 2 में आते हैं। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि शॉर्टेस्ट का क्या मतलब है, लॉन्गेस्ट का क्या मतलब है, N1 क्या लेना है, N2 क्या लेना है। अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर है ना, डोंट रन आफ्टर दी क्वेश्चंस के पीछे भागोगे तो यू विल नॉट स्टैंड एनीवेयर बिकॉज इट इज़ नॉट श्योर कि वही क्वेश्चन आने हैं। बट अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, यू नो कि बाल्मर सीरीज़ का क्या मतलब है, लाइमन का क्या मतलब है, N1 1 कब लेना है, N2 2 कब लेना है, राइट। MOT का क्वेश्चन आना है तो कैसे एनर्जी लेवल डायग्राम की फिलिंग करनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप किसी भी स्कूल से हो, कैसा भी पेपर आ जाए, आई कैन एश्योर यू यू कैन नॉट फेल। एटलीस्ट आप फेल नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के पीछे भागोगे, देयर आर सो मेनी पेरेंट्स हु से भी कि मैम सारा दिन ये केमिस्ट्री पढ़ती है, मार्क्स फिर भी नहीं आते। पढ़ने की अप्रोच सही नहीं होगी तो सारा दिन क्या, मैं कहती हूँ सारी रात सारा दिन पढ़ो। एंड कई बच्चे होंगे जो घंटा पढ़ेंगे लेकिन इफेक्टिव स्टडी करेंगे। नाउ इट इज़ इन योर हैंड दैट यू वांट टू डू क्वालिटी टाइम वर्क या क्वांटिटी। 4 घंटे लगा दो, उसके बाद मैंने कोई फॉर्मूला पूछ लिया, आपको आता नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगी कि आप 4 घंटे पढ़े हो। और किसी ने आधा घंटा पढ़ के मेरे को सारे फॉर्मूलेज बता दिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर बता दिए, तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अभी भी तुम्हारे एग्ज़ाम जिनके रहते हैं, बिल्कुल अपना ऐसे पैनिक मत होना कि कल है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। जो चैप्टर उठाओगे पेशेंटली सोचना कि मैम ने उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, टॉपिक वाइज करना कि जिनमें से जैसे पता है कि लॉन्ग आंसर आने हैं, छोटे वाले टॉपिक्स अभी छोड़ देना। सारे चैप्टर्स के पहले बिग बिग टॉपिक जिसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनने हैं वो कवर कर लेना। उसके बाद जब तुम्हें लगे कि अब मेरे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन सारे हो गए हैं, एंड देन अपनी नोट्स खोल लेना या पीछे के क्वेश्चंस पढ़ लेना। ठीक है, ये नहीं कि मैं सारे फर्स्ट भी चैप्टर पढ़ लूँ, सेकंड भी पढ़ लूँ, उसके क्वेश्चंस भी पढ़ लूँ, NCERT भी पढ़ लूँ, एंड देन आपको पेपर अच्छा ना हो। ठीक है, तो प्लीज़, क्योंकि MCQs अगर हो भी गए तब भी ठीक है, नहीं भी हुए तो MCQs में ज़्यादा नंबर नहीं कटते। कुछ तो आपके गैस वर्क भी चल जाता है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही आपके अच्छे से नहीं हुए, कोई न्यूमेरिकल नहीं निकला, या कोई आपने कहा N1 की वैल्यू क्या लेनी थी क्या ले ली, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत बना दिए, हाइब्रिडाइजेशन गलत कर दी। ठीक है, अब मैंने एक हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला भी बताया था, याद है। जैसे अगर आपको MCQ आ जाए, मान लो आपको 4 मॉलिक्यूल्स दे दें, A B C D CH4 HCF2 CO2, एक क्वेश्चन मैंने डाला भी था SO2 SP3 SP SP2 ऐसे कुछ भी। तो अगर आपको मैचअप करना है कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप पूरा डायग्राम थोड़ा बनाने बैठोगे CH4 का कि पहले कार्बन की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखोगे, फिर प्रमोट करोगे। इतना टाइम थोड़ा होगा MCQ के क्वेश्चंस के लिए पूरा शो करने का। तो इसके लिए मैंने बताया था एक हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए कैसे निकालते हैं, कि अगर मान लिया आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, एक X नंबर निकालते थे, क्या फॉर्मूला होता था उसका, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस अनायन। जैसे इस केस में अगर आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। क्या ये किसी मोनोवेलेंट एटम से अटैच है? हाइड्रोजन इज अ मोनोवेलेंट एटम। जिन बच्चों को नहीं पता, मोनोवेलेंट का मतलब होता है जिनकी वैलेंसी क्या होती है, 1। एक तो हाइड्रोजन ही है जिसकी वैलेंसी 1 होती है। इसके अलावा जो हैलोजन फैमिली होती है ना, 17th ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, वो भी क्या होते हैं, मोनोवेलेंट या ग्रुप 1 के, सोडियम पोटेशियम, उनके साथ तो कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो मेनली हाइड्रोजन एंड हैलोजन मोनोवेलेंट होते हैं। तो इसमें 4 हाइड्रोजन है। कैटायन, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव? चार्ज तो नहीं है, सो इट इज नाइदर कैटायन नोर एनायन। तो 8/2 4 आ गई वैल्यू। 4 कब बनेगी, sp3, बिकॉज 1 + 3 मेक्स इट
4। अब इसमें थोड़ा तुम CH4 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पहले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p2, फिर 2s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट करोगे और फिर देखोगे कि कितने बॉन्ड बनाने हैं। वो सारा प्रोसेस आपको तब करना है अगर जैसे मैंने क्वेश्चन एग्जाम में डाला था कि ड्रॉ द शेप ऑफ एसिटाइलिन विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर ऐसे कोई 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तब आपको पूरा प्रोसीजर दिखाना होता है। लेकिन अगर आपको सिंपल हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है MCQ में या मैच द फॉलोइंग में आपने जस्ट मैचअप करना है तो आप X निकालो। जैसे XeF2 का X कैसे निकलेगा? XeF2 में xenon इज अ सेंट्रल मेटल एटम, xenon के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, फ्लोरीन इज अ मोनोवेलेंट, या आई टोल्ड यू हेलोजन फैमिली जितने भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं इनकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो Xe कितने मोनोवेलेंट एटम से अटैच है? 2। ना ये कैटायन है ना ये, तो कितनी वैल्यू आ गई 10/2 5। तो 5 में इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d, बिकॉज 5 कब बनेगा? अगर आप sp3 ले लोगे वो तो 1 + 3 4 बनेगा, लेकिन 5 बनाने के लिए यू हैव टू ऐड 1 मोर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी XeF2 की? sp3d। तो ये सारी चीज़ें नोट्स में भी लिखवाई हुई हैं, तो जब बच्चा नोट्स पढ़ रहा होगा तो उसको पता लग जाएगा कि अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन 1 मार्क की निकालनी है तो X मैंने कैसे निकाल के सिखाया हुआ है ना। तो वो उसके लिए मैच द फॉलोइंग करने ईजी है। समझ आ रही है मेरी बात, है ना? तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू। एक क्वेश्चन था ऐसे वाला जिसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी, ये था ना। इसमें SO2 की भी निकालनी है, CO2 की भी निकालनी है, H2O की भी निकालनी है, H3O पॉजिटिव की भी निकालनी। अच्छा, इसमें तो निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है वाटर की sp3 होती है और H3O पॉजिटिव की भी क्या होती है? sp3। sp3 कितने ऑप्शन में है? D वाले ऑप्शन में sp3 है और C वाले में। A वाला और B वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद CO2 की पता है sp2 होती है और SO2 और CO2 का स्ट्रक्चर सेम है sp2, तो D ऑप्शन था इसका ऑप्शन D था। चलो अब मैंने मोलारिटी करवानी थी। फॉर्मूले सारे पता है, सीधा न्यूमेरिकल्स करवा दूँ कि एक बार फॉर्मूले दिखा दूँ? चल नहीं रहा। एक तो ना इसका रिमोट भी गुम हो गया। इज़ इट नॉट लाइक लाइट नहीं आ रही? तनवीर ऊपर देखना ऑन एंड ऑफ का बटन होएगा, तुम प्रेस कर दो, इसके ऊपर चढ़ दो। नहीं वर्क कर। अच्छा बढ़ा देते, ये अच्छा है। रिमोट पता नहीं कहाँ चला गया। बाद में ढूंढें। तो फॉर्मूलेज तो कितनी बार बता रखे हैं कि जब आप एक सोल्यूशन बनाते हो तो उसमें 2 चीज़ें रहती हैं, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है लाइक वाटर, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो आप डिज़ोल्व करते हो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट को किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल A से, और सल्यूट को किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल B से। दैट मीन्स अगर आपको मास सॉल्वेंट का गिवन है तो आप WA लिखोगे, लेकिन अगर आपको मास सल्यूट का गिवन है तो WB। ऐसे मोलर मास अगर आप सॉल्वेंट का कैलकुलेट कर रहे हो तो MA, सल्यूट का कैलकुलेट कर रहे हो तो MB। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालने के कई तरीके होते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब है कि आप कितना सल्यूट डाल रहे हो सकता है कि 1 चम्मच NaCl वाटर में डाल रही है, हो सकता है ये 2 चम्मच डाल रही है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि सॉल्यूशन तो कई तरह के हो सकते हैं, बिकॉज फिक्स तो है नहीं, सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर। तो जब भी आप कभी सॉल्यूशन बनाते हो तो हाउ मच अमाउंट ऑफ सल्यूट इज़ एडेड
इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि आप कितना सल्यूट डाल रहे हो कितने सॉल्वेंट में। अब उसके कई तरीके हैं। पहला तरीका है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में सल्यूट का मास ऊपर रख लिया जाता है, नीचे टोटल मास इनटू 100। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 40 ग्राम इज़ एडेड इन 3600 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ से आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी। ऐसी वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। मास परसेंटेज में ऊपर मास रखा जाता है, वॉल्यूम परसेंटेज में ऊपर क्या रखा जाता है, वॉल्यूम, नीचे टोटल। मास बाय वॉल्यूम में ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। तो ये मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देन मेन कम्स मोलारिटी। In chemistry, one of the important way of calculating the concentration is molarity. मोलारिटी को बहुत इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि जनरली जब हम सल्यूट डालते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं डालते। अगर हम उसकी मास की फॉर्म में अगर हम निकालने लग जाएंगे तो परसेंटेज की वैल्यू बहुत कम आएगी। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलारिटी में न्यूमरेटर में सल्यूट का मास लेने की जगह क्या ले लिया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। नीचे क्या लेना होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड इट शुड बी इन लीटर। क्योंकि मोलारिटी का मतलब था, मोलारिटी का ये मतलब था कि जैसे तुमने एक सॉल्यूशन बनाया, इट कुड बी 2 लीटर, इट कुड बी 10 लीटर, तो 1 लीटर में कितने मोल्स आए। मोलारिटी इज एक्चुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप 10 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हो, आप 50 लीटर बना रहे हो। अगर आप चेक कर लोगे कि 1 लीटर में कितने सल्यूट के मोल्स आए हैं, दैट इज़ मोलारिटी। तो उन्होंने कहा कि फॉर्मूले में वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो वो पर लीटर आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, पर लीटर। बट नीचे वॉल्यूम होना भी तो चाहिए लीटर में। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो हम फॉर्मूले में ही किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ऑटोमेटिकली वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी कि यूनिट्स ऑफ मोलारिटी आर ऑलवेज मोल्स पर लीटर। यूनिट्स मोलारिटी की कभी भी मोल्स पर मिलीलीटर नहीं बोलनी, क्या बोलनी है, मोल्स पर लीटर। व्हाट इज मोलारिटी? इट इज नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज द फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर में है तो यू विल मल्टीप्लाई बाय। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स कभी क्वेश्चन में दिए नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन मोलारिटी का है तो डोंट एक्सपेक्ट कि मोल्स दिए होंगे, मोल्स आपको खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको मास गिवन होगा, नीचे आप उसके मोलर मास से डिवाइड करोगे। जैसे मान लो अगर NaOH का क्वेश्चन है तो NaOH का मास जो गिवन होगा वो ऊपर लोगे, मोलर मास आप खुद निकालोगे। सोडियम का आपको पता है कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो इट बिकम्स 40. So molar mass you have to calculate from the formula. Like if it is a question of NaOH तो आप Na का atomic mass O में प्लस कर दोगे, O का molar mass H में प्लस कर दोगे, तो आपके पास पूरे NaOH का आ जाएगा। और ऊपर वाला गिवन मास आपको गिवन होगा। हम सिंपल नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे भी लिखते हैं, WB/MB. So WB given mass of solute is given in the question, molar mass we calculate. तो जैसे अभी ये क्वेश्चन करवा रखा है कि 4 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन था 40 ग्राम मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1/, तो मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, वो न्यूमरेटर 1/10 ले लिए। वॉल्यूम 250 गिवन था, बट किस में गिवन था, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो रेस्ट इज द कैलकुलेशन, यू विल गेट द आंसर. सो इफ यू नो द फॉर्मूला एंड यू गो बाय द स्टेप्स, आपके कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है. बट मोलैरिटी को रिप्लेस किया गया मोलैलिटी से, क्योंकि मोलैरिटी हैज़ अ डिसएडवांटेज. मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर. ये क्वेश्चन भी आता है, विच ऑफ द कंसनट्रेशन टर्म इज़ नॉट एन एक्यूरेट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द कंसनट्रेशन. तो अभी जो हमने मोलैरिटी पढ़ी है वो यूज़ तो बहुत होती है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ी इनएक्यूरेट होती है, क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है. तो जैसे टेम्परेचर बदल जाता है, वॉल्यूम एक्सपैंड्स और वॉल्यूम में कंट्रैक्ट. तो मोलैरिटी इज़ नॉट अ कांस्टेंट. अगर आप सेम सोल्यूशन की मोलैरिटी सुबह देख रहे हो तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, आफ्टरनून में उसकी वैल्यू अलग आएगी.
तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना मोलारिटी को किससे रिप्लेस कर लें, मोलालिटी। मोलालिटी में ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ही लिए गए, नीचे वॉल्यूम की जगह क्या ले लिया गया, मास या वेट, बिकॉज वेट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। वॉल्यूम तो चेंज होता रहता है ना, तो अगर कोई चीज़ वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी तो वो भी चेंज होगी, बट अब जो हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे। तो मोलारिटी और मोलालिटी के फॉर्मूले में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन वॉल्यूम में देखे जाते हैं, मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg मास में देखे जाते हैं। बट पूरे सोल्यूशन का नहीं लेना मास, सिर्फ किसका लेना है, सॉल्वेंट का, और अगर वो ग्राम में होगा तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000। ये क्वेश्चन भी आता है। आउट ऑफ मोलारिटी दैट इज कैपिटल M एंड मोलालिटी स्मॉल m विच इज़ द एक्यूरेट मेथड। तो ऑफ कोर्स मोलालिटी इज द एक्यूरेट मेथड बिकॉज इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, वेयर एज मोलारिटी द वन जो हमने पहले पढ़ी थी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विथ टेम्परेचर। देन कम्स इन नॉर्मेलिटी। मोलारिटी और मोलालिटी में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं कि 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं या 1 kg में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स देखे जाते हैं इन 1 लीटर। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते थे। जब अभी आपको मैं बता रही थी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है तो गिवन मास को किससे डिवाइड कर लो, मोलर मास से। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए गिवन मास को किससे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट मास। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास के लिए आपको मोलर मास तो निकालना ही पड़ेगा, उसको n से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अभी इस केस में अगर आप NaOH की बात करो तो NaOH का आपने मोलर मास निकाला था 23 + 16 + 1 40, तो मोलर मास तो निकालना ही पड़ेगा, नीचे n से डिवाइड करना पड़ेगा ना। व्हाट इज़ n। अब NaOH के केस में तो n 1 है क्योंकि NaOH एक ही OH नेगेटिव दे रहा है, तो इक्विवेलेंट मास और मोलर मास की वैल्यू सेम आ गई। n का कैसे पता लगता है, n का फॉर्मूले से ही पता लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसिड है HCl तो वो कितने H पॉजिटिव दे रहा है, 1, तो आपको पता लग जाएगा कि n की वैल्यू क्या है, 1। लेकिन अगर वही एसिड H2SO4 है तो H2SO4 कितने H देता है, 2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सो बेसिकली n इज़ द एसिडिटी और बेसिसिटी, जो कि पता लगाने के लिए हमें फॉर्मूले को देखना है। अगर वो एसिड है तो वो कितने H पॉजिटिव दे रहा है, दैट इज इट्स बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है, बोलने में उल्टा रहता है। एक एसिड जितने H पॉजिटिव देगा, अगर एक H पॉजिटिव देगा तो n की वैल्यू क्या ले लेनी है, 1। H2SO4 है तो फॉर्मूला ही बता रहा है कि वो कितने H दे रहा है, 2, तो n की वैल्यू क्या ले लेनी है, 2। अगर H3PO4 है, 3 H दे रहा है तो n की वैल्यू क्या ले लेनी है, 3। लाइकवाइज तो अब जैसे H2SO4 का क्वेश्चन है, तुम्हें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय n। पहले H2SO4 का मोलर मास निकाला, H2 है, एक H का 1 होता है, प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस 4 ऑक्सीजन इंटू 16 98, बट 98 उसका मोलर मास आया। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए उसके मोलर मास को किससे डिवाइड करना था, n। अब H2SO4 कितने H देगा, 2, तो 98 डिवाइडेड बाई 2 49 क्या आ गया, उसका इक्विवेलेंट मास। तो दैट मीन्स जब भी आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको गिवन मास को मोलर मास से नहीं डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट मास से। इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए पहले मोलर मास तो निकालना ही पड़ेगा, बट देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय n। जैसे एक बहुत मैं फेमस क्वेश्चन करवाती हूँ, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COH यानी कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो ऑक्सैलिक एसिड का, वो ये होता है COH तो जब ऑक्सैलिक एसिड पानी में जाता है तो ये 2 H पॉजिटिव देता है, ये वाटर के H पॉजिटिव थोड़ा देगा, एक H पॉजिटिव ऊपर वाला एक है, तो इसकी n की वैल्यू भी 2 लेनी है। ऑक्सैलिक एसिड की भी n की वैल्यू कितनी लेनी है, 2, क्योंकि वो 2 H पॉजिटिव दे रहा है। देखो ना, वाटर के H पॉजिटिव तो कभी भी रिलीज नहीं होते ना, तो जब ये पानी में गया
ऊपर वाले COH का भी H पॉजिटिव रिलीज हो गया, नीचे वाले COH का भी H पॉजिटिव रिलीज हो गया। तो हाउ मेनी H इट इज गिविंग? 2 ना, वाटर के H थोड़ा निकले, तो इसकी टोटल N की वैल्यू क्या लेनी है? बट इस क्वेश्चन में मोलारिटी भी निकालनी थी और नॉर्मेलिटी भी। तो अगर किसी क्वेश्चन में मोलारिटी भी निकालनी है, नॉर्मेलिटी भी निकालनी है और आप मोलारिटी निकाल चुके हो, फिर नॉर्मेलिटी का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू, अब जैसे आपने ऑक्सैलिक एसिड की मोलारिटी निकाल ली 0.02, तो आपको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए सारा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सिंपली n से मल्टीप्लाई कर लो। ये बहुत कमाल का फॉर्मूला है और ये तब काम आएगा जब आपको क्वेश्चन में मोलारिटी भी निकालनी होएगी और नॉर्मेलिटी। जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा वो तो पहले मोलारिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, फिर नॉर्मेलिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बड़ा सारा टाइम कंज्यूम होगा। जिस बच्चे को पता है कि मैं मोलारिटी निकाल ही चुकी हूँ, तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन। एन की वैल्यू तो अभी मैंने आपको बताई है कि ऑक्सैलिक एसिड के केस में वो कितने H पॉजिटिव दे रहा है, तो एन की वैल्यू सिंपली उसने 2 पुट करी। लेकिन जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता था वो तो पूरा कर रहा है, उसने पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाले, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास को n से डिवाइड किया, फिर इक्विवेलेंट मास की वैल्यू पुट करी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को वॉल्यूम से डिवाइड किया, इतना लंबा चौड़ा करके 0.04 आया। जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला पता था कि मुझे मोलारिटी तो मैं निकाल ही चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका सीधा क्या आ गया? तो आंसर तो 0.04 ही आ रहा है। जो MCQs होते हैं तब भी ये फॉर्मूला काम आ सकता है। कई बार आपको कहेंगे क्वेश्चन में एक सोल्यूशन है, उसकी मोलारिटी 0.04 है, फाइंड इट्स नॉर्मेलिटी। अब 1 नंबर के क्वेश्चन में आप सीधा ही फॉर्मूला लगाओगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n। n की वैल्यू फॉर्मूले से देख लेना, उसको मोलारिटी से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कल आते ही, आज हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, कल आते ही हम इनके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और रेजोनेंस वाला टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बाकी स्टडी द वे आई एम टेलिंग यू, स्टडी नोट्स थरली, एंड जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता ही रही हूँ कि जिनके ऊपर क्वेश्चन आने ही आने हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, MOT, रेजोनेंस, फिर उसके बाद चैप्टर 2 में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स, डी ब्रॉगली, इनको अच्छे से पक्के कर लो, यू नो, एंड स्टडी लाइक कि यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि जो मर्जी आ जाए यार मैं कर लूँगा। अभी तुम्हारा बहुत, तुम डरे हुए लग रहे हो, और जबकि तुम्हारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आने दो, आई सी, टफ आ गया तब भी मैं देख लूँगा, ईजी आ गया तब भी मैं देख लूँगा। ठीक है, उसके लिए कॉन्फिडेंस रखो, जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, जो छूट रहा है उसको छोड़ दो, डोंट रन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, डू। और तुम जैसे पेपर ही नहीं देने के डर, क्या डर, वर्स्ट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द वर्स्ट सिनारियो? यू विल फेल। इज इट अ लाइफ फेलियर? हम लाइफ में फेल हो रहे हैं, यू नो। जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको पता लगेगा दे वर सिली थिंग्स, बहुत छोटी चीज़ें हैं जिसकी तुम इतनी वो लेते हो। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट स्टडी एंड जस्ट हैव चिल, मैं ये बोल रही हूँ कि पेपर को पेपर की तरह लो एंड अपनी इवैल्यूएशन के लिए लो, और देखो आपको कितना आ रहा है। और अगर नहीं भी आ रहा, इवन योर पेरेंट्स नो दैट यू गाइज आर ट्राइंग हार्ड, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो देन यू विल वर्क मोर हार्डर। व्हाट एल्स? पेपर नहीं देने गए, हवाइयाँ छोड़ जाती हैं तुम्हारी, शक्लें उड़ जाती हैं, एंड यू आर सो स्केयर्ड, यू आर सो फ्राइटेंड। ये एटीट्यूड छोड़ दो, पढ़ो समझने के लिए, और जब चीज़ समझ आ जाए तो सोचो कि यार जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही आऊँगा। गलत हो गया तो देखा जाएगा, सही हो गया तो यू विल सी योर ओन हैप्पीनेस की कितनी खुशी होती है जब अपने प्रेपरेशन की वजह से पेपर अच्छा जाए। वो खुशी अलग होती है कि यार आई स्टडीड, आई प्रिपेयर्ड एंड आई गॉट अ गुड यू नो, मतलब कि आई न्यू द पेपर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड डोंट बी स्केयर्ड। जिनका पेपर रहता है, जिनके हो गए हैं उनके लिए तो अब लेट्स सी व्हाट विल द रिजल्ट। सही है, इसको बंद